सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। आज मैं आपको दो अलग अलग कहानियां सुनाऊंगी और दोनों कहानियों का ताल्लुक हमारी सियासत से, मौजूदा सियासत। पहली कहानी कुछ यूँ है कि अकल जब हकीम लुकमान के पास आई तो हकीम ने अकल से पूछा कि तू कौन है और कहाँ रहती है। तो उसने कहा कि मैं अकल हूँ और इंसान के सर में रहती हूँ। फिर शर्म आई तो लुकमान ने उससे पूछा तू कौन है और कहाँ रहती है। उसने जवाब दिया कि मैं शर्म हूँ और आँखों में रहती हूँ। फिर मोहब्बत आई तो उससे भी हकीम लुकमान ने पूछा कि तू कौन है और कहाँ रहती है। उसने जवाब दिया कि मैं मोहब्बत हूँ और इंसान का जो दिल है वो मेरा घर है। अब तकदीर आई तो उससे भी पूछा कि तू कौन है और कहाँ रहती है। तकदीर ये कहने लगी कि मैं तकदीर हूँ और इंसान के सर में ही रहती हूँ। अच्छा, लुकमान ने कहा कि सर में तो अकल रहती है, सर तो अकल का घर है। फिर अकल बोली कि जब तकदीर आती है तो मैं रुखसत हो जाती हूँ। अब इश्क आया तो हकीम लुकमान ने उससे पूछा कि तू कौन और कहाँ रहता है। जवाब मिला कि मैं इश्क हूँ और इंसान की आंखों में रहता हूँ। लुकमान ने कहा वहाँ तो शर्म रहती है। इश्क ने जवाब दिया जब मैं आता हूँ तो शर्म चली जाती है। अब आखिर में लालच आया, उससे भी पूछा गया कि तू कौन है और कहाँ रहता है। तो जवाब दिया कि मैं लालच हूँ और इंसान के दिल में रहता हूँ। अब लुकमान ने कहा कि इस जगह तो मोहब्बत रहती है। तो लालच ने जवाब दिया कि जब मैं आता हूँ तो मोहब्बत नहीं रहती है, यानी लालच जब आता है तो मोहब्बत रुखसत हो जाती है दिल से। अब दूसरी कहानी कहते हैं कि एक बादशाह को किसी ने 2 शाहीन के बच्चे तोहफे में पेश किए। बादशाह ने दोनों को शाहीनों की तरबियत करने वाले के सुपुर्द कर दिया ताकि वो उन दोनों को तरबियत दे सके और दोनों शाहीन इस काबिल हो सकें कि बादशाह उन्हें शिकार पर ले जा सके। अच्छा, वक्त गुजरता गया और फिर 1 महीने के बाद वो मुलाजिम बादशाह के पास हाजिर होता है और कहता है कि एक शाहीन तो मुकम्मल तरबियत याफ्ता हो चुका है और शिकार के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन दूसरे के साथ पता नहीं क्या मसला है कि पहले दिन से ये टहनी पर बैठा हुआ है, कोशिशों के बावजूद वहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहा। अब इस बात से जो बादशाह हैं उनका तजस्सुस बढ़ने लगा और दरबारी हकीमों और जानवरों और परिंदों के माहिरीन से कहा गया कि पता लगाएं कि आखिर क्या वजह है कि ये शाहीन तरबियत लेने के बावजूद उड़ना क्यों नहीं सीख रहा। अच्छा, दरबारी जो हकीम हैं और परिंदों के जितने भी एक्सपर्ट्स माहिरीन थे वो सब अपनी अपनी कोशिश करके देख चुके, लेकिन कोई रिज़ल्ट, कोई नतीजा मालूम नहीं कर सके। फिर बादशाह ने क्या किया कि पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया कि जो कोई भी इस शाहीन के बच्चे को काबिल परवाज़ बनाएगा बादशाह उसको मुँह मांगा इनाम देगा, यानी जो मर्जी मांग लो दे देगा। अब अगले दिन बादशाह ने अपनी आंखों से देखा कि जो शाहीन परवाज़ करने पर तैयार नहीं था वही शाहीन शाही बाग में चारों तरफ उड़ रहा था। अब बादशाह ने फ़ौरन हुक्म दिया कि उस शख्स को पेश किया जाए जिसने ये कारनामा अंजाम दिए। इस पर बादशाह के आदमी एक देहाती को लेकर बादशाह के पास लाए कि ये कमाल इस शख्स का है जिसने इस शाहीन को उड़ना सिखाया। अब बादशाह ने उस शख्स से क्या पूछा, तुम आखिर किस तरह वो काम कर गए जो मेरे दरबार के जो माहिर हकीम हैं, परिंदों के जो एक्सपर्ट्स हैं, माहिरीन हैं, तरबियत करने वाले, वो भी ना कर सके, तुम्हारे पास कोई जादू है? वो शख्स बादशाह से बोला कि बादशाह सलामत, मैंने सिर्फ इतना किया कि जिस टहनी पर, अब नाज़रीन ज़रा गौर से सुनिएगा क्या किया उसने। वो कहता है कि मैंने सिर्फ इतना किया कि जिस टहनी पर ये शाहीन बैठा रहता था मैंने वो काट दी और जब शाहीन ज़मीन की तरफ गिरने लगा तो कुदरती तौर पर उसके पर खुलकर फड़फड़ाए और उसे पहली दफ़ा इस बात का एहसास हुआ कि उसमें परवाज़ की ताकत भी है, यानी उसमें ताकत परवाज़ है। उसने उड़ना शुरू कर दिया। अब नाज़रीन, सियासत की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ हर किसी को इक़्तिदार का लालच है। तो मैंने क्या बताया था अभी कहानी के आगाज़ में कि जब इक़्तिदार का लालच होगा तो फिर मोहब्बत वहाँ जन्म नहीं ले सकेगी। जहाँ लालच आएगा वहाँ से मोहब्बत रुखसत हो जाएगी। तो लालच आ गया इक़्तिदार का तो मोहब्बत तो है ही नहीं। अब हर सियासी जमात इक़्तिदार को अपने हाथों में थामना चाहती है। अब जैसे कि पहली कहानी में जब नफ़रत आई थी तो उसने अक्ल, मोहब्बत सबकी छुट्टी करा दी थी। अब ऐसा ही हमारी सियासत का मनाजिर भी है जहाँ हर तरफ ताकत हासिल करने का लालच नज़र आता है। सियासी रहबर एक दूसरे के पर काटने के चक्रों में लगे रहते हैं। अब अगर मैं दूसरी कहानी की बात करूं जिसमें एक शाहीन को अपनी समत का पता नहीं चल रहा था और बहुत देर के बाद जाकर शाहीन को इस बात का अंदाज़ा हुआ कि उसका काम तो उड़ना है, टहनी पे बैठना नहीं है, उसका काम है उड़ना, बगैर किसी खौफ के उड़ते रहना।
लेकिन पीडीएम को ज़रा भी अपनी समत, अपनी डायरेक्शन के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि करना क्या है। अब पीडीएम बार बार आपको पता है हवाओं में उड़कर अपना मकसद हासिल करना चाहती है, लेकिन इसमें शामिल जमातें हैं वो एक दूसरे के पर उतरना शुरू हो जाती हैं और हर बार पीडीएम हवाओं से सीधा ज़मीन के बल गिर जाती है। एक लम्हे के लिए ऐसा लगता है कि अभी पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों जमातें एक बार फिर इकट्ठी होकर हुकूमत को शायद टफ टाइम देंगी। और पीपल्स पार्टी के कई रहनुमाओं ने ढके छुपे अल्फाज में इस बात का इजहार भी किया कि सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती है, वक्त के साथ साथ तब्दीली तो आती रहती है। अच्छा, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के इन बयानात से अब ये अंदाजे लगाए जाने लगे कि जी शायद पीपल्स पार्टी और नून लीग सारे जो गिले शिकवे हैं वो बुलाकर फिर से एक हो जाएंगे। लेकिन NA 133 का ये ज़िमनी इलेक्शन है, इसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग एक बार फिर कहते हैं ना आस्तीने ऊपर करके एक दूसरे से उलझे चली जा रही हैं। एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बुछाड़ शुरू कर दी है ना रुकने वाली। एक दूसरे को बाकायदा जमहूरियत का सबक पढ़ाया जा रहा है, इधर से ये जमहूरियत सिखा रहे हैं, उधर से वो जमहूरियत सिखा रहे हैं। यानी कौन ज़्यादा जमहूरी है, कौन कम जमहूरी है, इस बात पर दोनों बड़ी जमातों में मुकाबला चल रहा है। अब ऐसे नाज़रीन बेहतर बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा जमहूरी है, कौन कम जमहूरी है, किसको ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। अच्छा, वाकिफ़ान हाल कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ये जो अभी सर जंग जारी है ना, इसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर पता है कौन हो रहा है? मौलाना साहब। अच्छा, पीडीएम ने महंगाई मार्च करने का ऐलान कर दिया है। पीडीएम ने अवाम के जो बड़े मसले है यानी महंगाई, उसको बुनियाद बनाया, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का जवाब तलाश कर लिया। और विफाकी वुज़रा क्या बताते हैं कि जी अब पीडीएम जो मर्जी कर ले, हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। अब धरनों और एहतजाज करने का वक्त अपोजिशन के हाथों से निकल चुका है। अच्छा, जो पीडीएम है ना, उसके सरबराह ने मार्च के महीने में मार्च करने का जो ऐलान किया है, अब सवाल ये उठ रहे हैं कि बज़ाहिर तो मौलाना साहब आवाम को महंगाई के ज़ाब्ते निकालने के लिए मार्च कर रहे हैं और जो महंगाई की लहर है वो तो अभी से जारी है। क्या ऐसे में पीडीएम 4 महीने मज़ीद महंगाई बढ़ने का इंतज़ार करेगी? सोचने वाली बात है ना नाज़रीन कि 4 महीने इंतज़ार करेंगे जब महंगाई और बढ़े, फिर हम करें जो करना है। अब दूसरा हम सवाल कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और उनकी जो मुआशी टीम है वो बार बार कह रही है कि 4 महीने के अंदर अंदर क्या हो जाएगा, महंगाई मुक जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और अगर महंगाई वाकई ख़त्म हो गई, कम हो गई, मुक गई, तो फिर अपोजिशन अपने मार्च का जो मनसूबा है क्या वो भी मुका देगी, मनसूख कर देगी? ये है सवालात। अभी सवालात पीडीएम के सियासी किरदार को अगर मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, क्या बना रहे? मशकूक। कि क्या पीडीएम इस इंतज़ार में है कि हुकूमत 4 महीने जो महंगाई ख़त्म करने का टाइम दिया है, पीडीएम ने भी 4 महीने यानी 4 महीने बाद का टाइम ले लिया मार्च करने का। यानी मतलब निकालने वाले सीधा मतलब निकाल रहे हैं कि पीडीएम ने सिर्फ ये जो महज सियासी दिखावा उसके लिए मार्च का ऐलान किया, हालांकि अंदर से पीडीएम को भी पता है, मालूम है कि वो इस पोजीशन में ही नहीं है कि मार्च कर सकें। इसलिए पीडीएम इस इंतज़ार में है कि जिस चीज़ को बुनियाद बना के मार्च करना था ना, वो चीज़ ही ख़त्म हो जाए, यानी महंगाई ख़त्म हो जाए। जैसे हुकूमत कह रही कि 4 महीने में ख़त्म हो जाएगी और इस इत्तेहाद को मार्च ही ना करना पड़े, यानी सर से उतरे ये मार्च, क्योंकि कह चुके हैं ना, ज़ाहिर बात है अब इनकी भी इज़्ज़त नफ्स बड़ी मुस्टेक पर लगी हुई है। अब दूसरा नुक्ता ये कि जी पीडीएम महंगाई को लेकर संजीदा नहीं है, सिर्फ अपने जो ज़ाती मकासद हैं वो हासिल करना चाहती है। इसीलिए इतनी महंगाई के बावजूद फौरी एहतजाज या मार्च करने के बजाय 4 महीने का वक्फा, इस वक्फे के बाद अपनी मुहिम का आगाज़ करेंगे। आपको समझ आ रही है नाज़रीन? अब ये सारी सिचुएशन है, सूरत है, इसको अगर देखा जाए तो पता चलता है कि पीडीएम गोमगो का शिकार है, इसको अंदाज़ा ही नहीं है कि करना क्या है। इसलिए पीडीएम ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की तारीख पे तारीख दी, अब तक तारीख देती चली आ रही है, तारीख ही इनकी मजाक बन गई ना। अब मौलाना साहब ने पीडीएम के इस्लामाबाद के तो मार्च करने की तारीख का जब ऐलान किया, लेकिन जो कह रहे हैं कि जी बड़े वो जो बुझा बुझा दिल नहीं होता, जब किसी का दिल बुझा होता है ना नाजरीन, तो उसकी आवाज़, उसका अंदाज़, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके चेहरे के तासुरात दिल का पूरा हाल बयान कर देते हैं। मौलाना साहब का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा। अच्छा, सुना आपने मौलाना साहब को, इन्होंने 23 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ महंगाई मार्च ले जाने का फ़ैसला कर लिया। मौलाना साहब ये कहते हैं कि जी मुल्क के कोने कोने से कौम इस्लामाबाद की तरफ आएगी और पूरी कौम इस महंगाई मार्च में शरीक होगी, शिरकत करेगी। सूबे की सतह पर पीडीएम के इजलास भी तलब किए जाएंगे और महंगाई मार्च के सिलसिले में हिकमत अमली स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी। अच्छा, पीडीएम के सरबराह इस्तीफ़ों के मामले पर भी वजाहत करते हुए क्या कह रहे थे अभी कि इस्तीफ़ों का मसला भी जो है वो ज़ेरे गौर है और उसूली तौर पर इस हवाले से पीडीएम का इत्तेफाक
इत्तेफाक राय मौजूद है, लेकिन ये कार्ड हमने कब इस्तेमाल करना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसका फैसला हम अपने वक्त पर अपनी मर्जी से करेंगे, मर्जी से। अब नाज़रीन, मैंने यहाँ एक बात नोट की है, ये जो मौलाना साहब ने जैसे ही ये जो जुमला अदा किया ना कि इस्तीफ़ों का फैसला हम अपनी मर्जी से करेंगे, तो उनके चेहरे पर एक बड़ी तंजिया सी मुस्कुराहट दिखाई दी, जिससे जाहिर हो रहा था कि शायद पीडीएम की जो इत्तेहादी जमातें हैं ना, उनके दरमियान अभी तक इस्तीफ़ों का मसला हल नहीं हुआ है। अब पीडीएम के सरबराह बज़ाहिर ये कह तो रहे हैं कि इस्तीफ़ों पर सबका इत्तेफाक राय मौजूद है, लेकिन अगर ऐसा होता तो पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों के मसले पर पीडीएम से मुत्तफिक क्यों ना हुई। अच्छा, एक और मज़े की बात, मुस्लिम लीग नून जो पहले इस्तीफ़ों से असम्बलियों से इस्तीफ़े देने के लिए इतनी बेचैन थी, याद करें, इतनी बेकरार हो रही थी असम्बली से इस्तीफ़े देने के लिए, जिस पर बिलावल को नून लीग को समझाने के लिए क्या कहना पड़ा था कि इस्तीफ़े हमारे टाइम बॉम्ब हैं जो हम ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करेंगे। आपको याद होंगे बिलावल के अल्फाज। अब आपको ये भी याद होगा सब कि यानी नून लीग इतनी बेकरार, इतनी बेचैन थी, तो नून लीग ने तो अपने जो वो दो कौमी असम्बली के रुकन हैं उनके इस्तीफ़े असद कैसर साहब को भिजवा भी दिए थे। लेकिन अब वही नून लीग मौलाना साहब को कह रही है कि हम असम्बली से इस्तीफ़े नहीं देंगे, और नून लीग और मौलाना के हवाले से अब इस्तीफ़ों को लेकर डेडलॉक हो चुका है। और यहाँ मुझे वो शेर याद आ गया, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, और नून लीग ने अपने तेवर बदल लिए और अब इस्तीफ़े देने के ऑप्शन से बाकायदा मुँह मोड़ लिए। अब इसीलिए हुकूमत कहती है ना कि अगर मौलाना साहब ने इस्तीफ़े देने हैं तो फिर उन्हें महंगाई मार्च की ज़रूरत क्यों पेश आई है। अब शायद यही वजह है कि जिसकी वजह से मौलाना के चेहरे पर इस्तीफ़े के नाम पर एक तंजिया सी मुस्कुराहट नज़र आई थी। शायद वो अब ये सोच रहे हों कि नून लीग ने एकदम से यू टर्न क्यों ले लिया है, और पीपल्स पार्टी तो बार बार नून लीग से ये सवाल करती रही है और अभी भी करती आ रही है कि नून लीग को अब किस चीज़ ने रोका हुआ है, वो इस्तीफ़े क्यों नहीं दे रही। अब कहने वाले तो ये कहेंगे ना, और कह भी रहे हैं कि नून लीग को अब ये बात समझ आ गई है कि अगर वो इस्तीफ़े देती है तो इसको होगा पीपल्स पार्टी को और पीटीआई को, और इसीलिए नून लीग मौलाना पर एतबार करने को तैयार नहीं है। और शेख रशीद साहब पीडीएम की जो महंगाई मार्च की तारीख है उसको मानने को तैयार नहीं है, वो एतराज़ एक उठा रहे हैं। ज़रा चलाइएगा उनका क्लिप। जी सुना आपने शेख साहब को, कहते हैं कि जी पीडीएम ने 3.5 साल बाद भी मार्च की जो तारीख दी है वो भी गलत तारीख दी है। और शेख साहब क्या कह रहे हैं कि जी पहली अपोजिशन है जो 4 माह पहले कौमी दिन पर एहतजाज का ऐलान कर रही है, और अपोजिशन लॉन्ग मार्च के एहतजाज की जो तारीख है उसको बदलना चाहिए, क्योंकि 23 मार्च की जो तारीख है उस पर एतराज़ है, क्योंकि उस दिन फ़ौजी परेड होती है, ये पाक फ़ौज का आलमी सतह पर मनाया जाने वाला दिन है। इसलिए पीडीएम लॉन्ग मार्च 15 रोज़ पहले या फिर 7 रोज़ बाद करे, क्योंकि यौम पाकिस्तान की परेड के लिए हमारा जो सारा जंगी सामान है वो जीटी रोड से इस्लामाबाद पहुँचता है, और जो वक्त पीडीएम ने एहतजाज का दिया उस वक्त पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात भी होने हैं। अरे शेख साहब मौलाना साहब से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जिनके पीछे हैं उनके मकासद और हैं, और शेख साहब ये उम्मीद भी जाहिर कर रहे हैं कि मौलाना साहब अपने मार्च की दी गई तारीख पर ज़रा नज़रसानी कर लें। अब ये तो शेख रशीद साहब के ख्यालात थे। एहसन इकबाल साहब भी 23 मार्च वाले दिन महंगाई मार्च करने के मौके पर न सिर्फ कायम है बल्कि वो इसकी वजाहत भी कर रहे हैं। ज़रा सुनिएगा क्या कहते हैं एहसन इकबाल साहब। अच्छा, एहसन इकबाल साहब क्या कह रहे हैं जी, 23 मार्च अवामी उमंगों का दिन है और इस दिन का तकाजा है कि पाकिस्तान के अवाम इस दिन को हकीकी मायनों में यौम जमहूरिया के तौर पे मनाएं। और एहसन इकबाल साहब हुकूमत पर इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जी हुकूमत ने हमारे खिलाफ खजानों की तिजोरियाँ खोली हुई हैं, हमारे खिलाफ बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही, लेकिन इसके बावजूद आवाम का हम पर एतमाद है कि वो हमें दोबारा इंतखाबात में कामयाब करवा रहे हैं। अब इसका मतलब है कि लोग हमारे दौर की तरक्की याद कर रहे हैं। और एहसन इकबाल साहब ने जरदारी साहब को भी पैगाम दिया कि नून लीग का हदफ पीपल्स पार्टी नहीं है बल्कि इमरान खान और धांधली का निज़ाम है। अच्छा, हसन खावर भी पीडीएम के महंगाई मार्च तारीख है उसके ऐलान के बाद पीडीएम को अपने निशाने पर रखते हुए कुछ कह रहे हैं। ज़रा चलाइएगा उनका क्लिप। जी, हसन खावर पीडीएम पर तंज करते हुए क्या कह रहे हैं कि जी जो पीडीएम है उसने एक बार फिर मार्च करने की तारीख का ऐलान कर दिया, और पीडीएम के नई तारीख देने से मुझे उनकी पुरानी दी गई तारीखें याद आ जाती हैं। उन्होंने पिछले साल 22 नवंबर को पेशावर में ऐलान किया था कि हम जनवरी तक हुकूमत को चलता कर देंगे, लेकिन जनवरी तक हुकूमत वहीं रही, लेकिन पीडीएम में लड़ाई पड़ गई। अच्छा, हसन मजीद क्या कह रहे हैं कि जी बिलावल ज़रदारी ने जो पीडीएम का शोकोज नोटिस फाड़ कर फेंका था वो दरअसल शोकोज नोटिस नहीं था, वो पीडीएम का
कैरेक्टर सर्टिफिकेट था जो बिलावल ने उस दिन फाड़ कर फेंक दिया था। और पीडीएम सबसे बड़ा जो सुराख है वो तो आसिफ अली जरदारी साहब ने किया। अब नाज़रीन, पीपल्स पार्टी और नून लीग की बात अगर करूँ तो पहले भी आपको पता है कि एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो गई थी, सियासी दोस्ती सियासी दुश्मनी में तब्दील हो गई थी। और अब लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन के बाद तो आपको पता है एक बार फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी बिल्कुल आमने सामने आ गई है। और जरदारी साहब ने एक बार फिर सियासत में ज़बरदस्त एंट्री देते हुए नून लीग पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। जरदारी साहब का क्लिप चलाइएगा। जरदारी साहब को तो आपने सुन लिया, शाहिद खान अब्बासी साहब जरदारी साहब की बातों पर रद्द अमल दे रहे हैं, जरा उनको भी सुन लेते हैं। टीम जरा क्लिप चलाइएगा। आगाज़ में मैंने आपको कहानी सुनाई थी, मेरे ख्याल से अब ये वक्त आ गया है कि नफ़रतों को ख़त्म करके मोहब्बतों को बढ़ाया जाए, सियासी इख्तिलाफ़ात को ख़त्म किया जाए, अपनी सियासत की जो एक डायरेक्शन है, समत है, उसका तयन किया जाए, वरना जैसे चल रहा है ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क के मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम ने सियालकोट वाक़े की मज़म्मत करते हुए श्रीलंकन हुकूमत और आवाम से ताज़ियत की है और जुमे को यौम मज़म्मत मनाने का ऐलान भी किया है। श्रीलंकन हाई कमीशन इस्लामाबाद के बाहर दीगर उलमाए कराम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि सियालकोट वाक़े ने पूरी कौम को हिला कर रख दिया है और सियासी जमातों समेत हर मकातब फ़िक्र के जो उलमा हैं उन्होंने वाक़े की मज़म्मत भी की है और ये मुतालिबा भी किया है कि इस वाक़े में मुलव्विस अफराद को वाकई सज़ा दी जाए। और प्रोफेसर साजिद मीर ने कहा कि सियालकोट वाक़या इस्लामी तालीमात के मुनाफी है और इस ज़ालिमाना फ़ेल की भरपूर मज़म्मत करते हैं। विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के सरबराह कारी हनीफ जालंधरी का कहना है कि ये वाक़या इंतहाई काबिल मज़म्मत है। हम यहाँ इजहार एकजहती और हमदर्दी के लिए आए हैं। और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम ने कहा कि 10 दिसंबर बरोज़ जुमे को यौम मज़म्मत के तौर पर मनाएंगे और तमाम मसाजिद और इमाम बारगाहों में इस सानहे की मज़म्मत की जाएगी। अच्छा, दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने फैक्ट्री मैनेजर की याद में ताज़ियती रेफरेंस में शिरकत की और उनकी जान बचाने की कोशिश करने वाले शहरी मलिक अदनान को जो तारीफ़ी इसनाद है वो भी पेश की। तकरीब से खिताब किया प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा कि जो मलिक अदनान हैं उनकी बहादुरी और जुर्रत पर हमें फ़ख्र है। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने यह ऐलान भी किया है कि जिसने भी दीन को इस्तेमाल किया और ख़ास तौर पर रहमतुल आलमीन के नाम पर जुल्म किया तो हमने उनको नहीं छोड़ना है। इस वाक़े पर सारे पाकिस्तान कर लिया कि अब आगे ऐसा नहीं होने देना है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर किबला अयाज साहब, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने मुल्क के जो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी किया है, उसमें आप भी शामिल थे। तमाम उलमाए कराम से आपकी क्या बात हुई है और सब ने मिलकर अब क्या फ़ैसला किया है जिससे ऐसे जो वाक़यात हैं उनको मज़ीद होने से रोका जाए और इस्लाम का असल जो मैसेज है, पैगाम है, वो लोगों तक पहुंचाया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात रिपोर्ट की है। 30 के लगभग उलमाए किराम थे और वो उलमाए किराम जो थे, उलमाए किराम इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में सब जमा हुए और उन्होंने एक एलामिया तैयार किया और उस एलामिया में यही था कि ये जो कुछ हुआ है सियालकोट में ये बिल्कुल शरीयत के खिलाफ है, ये पाकिस्तान के खिलाफ है और ये हमारी तारीखी रिवायात के खिलाफ है। और उन्होंने इजहार यकजहती किया श्रीलंका के अवाम के साथ। सफीर के पास हम सब गए, 30 के करीब, 30 के लगभग उलमाए किराम, और उनको ये बताया कि पूरी पाकिस्तानी कौम आपके साथ है और जिन लोगों ने ये जुर्म किया है इस जुर्म की कोई हिमायत नहीं करता। और पैगाम पाकिस्तान के नाम से जो दस्तावेज हम पहले ही दस्तखत कर चुके हैं, ये कहा गया कि उस पैगाम पाकिस्तान बयानिए और एलामिए की रोशनी में मामलात को आगे बढ़ाया जाए। किसी को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो कानून को हाथ में ले। सजा के निफाज का, कानून के निफाज का ये इस्तेहकाक सिर्फ रियासत। ठीक है।
ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो खिताब किया, उन्होंने कहा कि जी खुद को आशिक रसूल साबित करने के लिए हमें उनकी सीरत पर चलना होगा, और सच्चा आशिक रसूल तो वही है जो उनकी तालीमात पर और सीरत पर अमल करे, दूसरों की तकलीफ़ का बायस ना बने। इस पर मैं आपका कमेंट चाहूँगी, और ख़ासतौर पे प्लीज़ आप इस प्लेटफॉर्म से लोगों की रहनुमाई कीजिएगा कि प्रैक्टिकली हम लोग माज़रत के साथ मैं कहूँगी ज़ीरो हैं। हम सिर्फ बात करते हैं जी हमने सीखा, हमने मज़हब से सीखा, तो मज़हब सिर्फ आपने सीखा, उसको अपनी ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट नहीं किया, उस पर अमल नहीं किया। प्रैक्टिकली अगर हम जीरो होंगे तो फिर क्या सीखा? वजीर आजम साहब ने आज जो तकरीर की वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में, मलक अदनान को तौसीफी सर्टिफिकेट भी दिया। मलक अदनान वो बहादुर नौजवान है जिसने श्रीलंकन मैनेजर को बचाने की कोशिश की, और ये कहा कि असल में जो सही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की पैरवी है वो तो ये है कि इंसान में ताउन का, इसार का जज्बा हो, लोगों का एहतराम का जज्बा हो, और ये जो कुछ हो रहा है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन थे, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं थे। हाँ, तो ये बिल्कुल सही बात है कि उलमाए किराम ने भी इसकी तायीद की। मलक अदनान को जो तौसीफी सर्टिफिकेट दिया गया, उसकी भी ये इकदाम जो है इसको बहुत ही मुस्तहसन करार दिया गया। ये कहा गया कि कौम को और नौजवानों को बिलखुसूस रोल मॉडल्स की जरूरत है, और मलक अदनान की सूरत में आज हमें एक रोल मॉडल मिल गया है, नया नौजवान। तो अब तो सूरत हाल ये है कि हर पाकिस्तानी को मलक अदनान बना। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मज़हब की आड़ में तशद्दुद करते हैं वो लोग, और फिर तशद्दुद पर जो दूसरों को उकसाते हैं ऐसे लोग, इनके लिए क्या हिकमत अमली बनाना होगी, क्या स्ट्रैटेजी बनाना होगी? क्योंकि ऐसे लोग माशरे और मुल्क दोनों के लिए अब बाकायदा ख़तरा बन गए हैं। तो देखें, तो दूर रस इक़दाम हैं, लेकिन कुछ इक़दाम ऐसे हैं जो फौरी तौर पे होने चाहिए, और वो ये हैं कि जो इंसदाद दहशतगर्द की अदालत है, ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से ये उम्मीद है कि, बल्कि हो सकता है अगर ये मुमकिन हो, ऐसा कानून बनाया जाए कि जिस तरह बरतानिया में भी फसादात के ज़माने में हुआ कि शब रोज़ समाअत हो, कि दिन रात की अदालतें लग जाएं 24 घंटे, और फौरी तौर पे सजाओं का निफाज हो। यहाँ पे बदकिस्मत यह है कि सजा का निफाज जो है, ये कवानीन हमारे पास बहुत ज्यादा है, सजा का निफाज नहीं हो रहा, यानी सजा के निफाज की यकीनियत नहीं है। जब तक सजा के निफाज की यकीनियत ना हो, उस वक्त तक जाहिर है कि सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती। अच्छा, और ये जो आप कह रहे हैं कि ये जो हमारे यहाँ एक फ्लॉ है, ये क्यों नहीं है, तो ये कैसे बेहतर हो सकता है आपके मुताबिक? इब्तिदाई तौर पे तो इक़दाम देखें, एक तो दूररस इक़दाम हैं, उनके लिए तो इस बात की ज़रूरत है कि हम इस पूरी सूरत हाल का मुताला करें कि मुहर्रिकात क्या हैं, लेकिन फौरी तौर पे कुछ इक़दाम करने होंगे, और फौरी तौर पर इक़दाम ये हैं कि कौम को ये मैसेज जाए कि सज़ा का निफाज जो है वो यकीनी है। और इसके लिए मैंने जिस तरह तजवीज़ पेश की कि फसादात के ज़माने में बरतानिया में हुआ था, पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा होना चाहिए कि फौरी समाअत की अदालतें जो हैं वो 24 घंटे समाअत करें, और जो मुलव्वस अफराद हैं उनको फौरी तौर पे सजाएं दी जाए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग हैं जो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन बेशुमार लोग ऐसे हैं जो कि अगर कोई असातिज़ा के फ़राइज़ आप निभा रहे होते हैं, मतलब उस्ताद का मतलब क्या होता है आप बेहतर समझते हैं। अगर आप उस्ताद बनकर छोटे छोटे बच्चों को कोई चीज़ बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो आपको पता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, ख़ासतौर पर टीन एजर होते हैं, 19 साल से छोटी एज के, मैं उनसे भी छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 8 साल, 9 साल, इन बच्चों के जहन में जो डाल दिया जाता है, वो बच्चे ज़ाहिरी बात है अपनी सोच उसी तरह बना लेते हैं, खुद को वैसा बना लेते हैं, उस ढांचे में ढाल लेते हैं। तो जो सातिज़ा होते हैं उनकी कितनी जिम्मेदारी होती है कि वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन बच्चों को जो समझा रहे हैं, बता रहे हैं, उनको पता हो कि वो क्या बता रहे हैं, और उससे बच्चे क्या सीखेंगे, जो सीखेंगे तो फिर प्रैक्टिकली वो कैसे बनेंगे माशरे में। कुछ वीडियोज हमने देखी हैं कि जिनमें एक उस्ताद जो है वो बच्चों को ये बता रहा है कि तुमने लोगों को कत्ल करना है, तुम्हें कत्ल की इजाजत है। तो ये जो है, ये तो फौरी तौर पे, यही मैं कहता हूँ कि फौरी तौर पे एक्शन होना चाहिए। अगर इसकी तहकीकात हों, अगर वाकई किसी उस्ताद ने ऐसा किया है तो उसको कोई हक हासिल नहीं है, और उसको कानून के कटहरे में खड़ा होना चाहिए।
कड़ा कर देना चाहिए। ठीक है, बहुत ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। मेरे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर रामेश कुमार साहब। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तानी हिंदू खानदान जो कई महीनों से भारत में फंसे हुए थे, मंगल को वाघा बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए वतन वापस पहुंच गए। ये खानदान हिंदुस्तानी शहरी बनने की उम्मीद में पड़ोसी मुल्क में गए थे, लेकिन कई साल हिंदुस्तान में रहने के बावजूद ऐसा कर नहीं सके। अब इसके बाद ये खानदान वाघा बॉर्डर के करीब महीनों तक फंसे रहे और हिंदुस्तान में क़याम के दौरान उन्हें हिंदुस्तानी हुकाम की जानिब से इम्तियाजी सलूक और गैर इंसानी सलूक का सामना करना पड़ा। अच्छे लोग गुज़िश्ता 3 महीने से भारत की तारी सरहद के करीब खुले आसमान तले रह रहे थे और इन्हें मकामी लोग खाना फराहम करते थे। अच्छा, ये खानदान को इमिग्रेशन हुकाम ने नामुकम्मल दस्तावेज़ात की वजह से वापस भेज दिया था और उनमें से एक शख्स पालाराम के मुताबिक सरहद पर फंसे हुए 97 पाकिस्तानियों में 47 बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें से 6 की पैदाइश भारत में हुई और उनकी जो उम्रें हैं वो 1 साल से कम थी। इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान वापस आने वाले खानदानों ने खुशी का इजहार किया है और पाकिस्तानी हुकाम का शुक्रिया भी अदा किया। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं रुकन कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ और सरपरस्त आला पाकिस्तान हिंदू कौंसिल डॉक्टर रामेश कुमार साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, पाकिस्तानी हिंदू खानदान भारत के ये जो गैर इंसानी सलूक और फिर महीनों तक फंसे रहने के बाद पाकिस्तान आ गए हैं, इस हवाले से मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी राय का इजहार करें। जिन नाज़रीन को इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता उनको मुकम्मल बताइएगा कि हुआ क्या, कैसे हुआ। ये पहली मरतबा ऐसे नहीं हुआ है। माजी में भी जब कराची के अंदर जब ये MQM और ये गुंडागर्दी होती थी तब काफी लोग शिफ्ट हो गए थे, मगर परवेज मुशर्रफ की जैसे हुकूमत आई, माहौल बेहतर बना तो वो वापस आ गए थे। मगर इस वक्त जब नरेंद्र मोदी ने जो एक ड्रामा आया कि भाई जो है वो नेशनलिटी दी जा रही है, तो फिर लोगों ने फिर कहा कि भाई इस वक्त जो है वो वेलकम किया जा रहा है। तो जो लोग गए वहां पे जो हालात हुए और हालात देखे तो फिर वो वापस रिटर्न आने का सोचा। काफी लोगों ने 200-300 लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया कि हम आना चाह रहे हैं वापस, मगर कोविड की वजह से रास्ते बंद थे जिसकी वजह से रुक गए थे। और आज से कोई 3-4 महीने पहले भी घोटकी में 1-2 खानदान आए थे, अभी ये खानदान आए। तो इस तरीके से जो लोग वापस वहां पे जो एक उम्मीद की किरण लेके गए थे वो वापस आ गए हैं। देखो, हम तो ये चाहते हैं कि आज भी हिंदू कम्युनिटी के अंदर स्पेशली जो है जो एक जब भी कोई ऐसा फोर्स्ड कन्वर्जन का वाकया होता है या कोई ऐसी विक्टिमाइजेशन होती है तो फिर वो अपने लिए सेफ एंड समझ के वो इंडिया चले जाते हैं, मगर फिर जब इंडिया में जाते हैं तो उनको भी दूसरे नंबर का शहरी समझा जाता है, तो फिर वो वापस आ जाती है। धरती माँ होती है, तो एक तो उन लोगों को जाना नहीं चाहिए। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि भाई आप अपनी जो अपना माँ से गद्दारी करता है वो कभी नहीं इधर सुखी रह सकता नहीं उधर सुखी रह सकता है। एक तो उन लोगों को जाना नहीं चाहिए, मगर जाने से फायदा ये होता है कि कुछ लोग जो सोचते हैं उन लोगों को भी पता चलता है, क्योंकि छोटी सी दुनिया है, पता चल जाता है कि भाई जो लोग गए थे उनके साथ भी ऐसा असर हुआ और वो वापस आ गए हैं। मगर हम आज भी ये चाहते हैं कि फ्रेंडली चीजें हो। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे इस वक्त हमने रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से भी पाकिस्तान हिंदू कम्युनिटी के कहने के ऊपर अभी बहुत ज्यादा आगे काम कर रहा है, जहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म जो हमारी 4 बड़ी साइट है, वैसे एक एकॉर्ड है दोनों का कि 15 साइट यहाँ की होंगी, 5 साइटें वहाँ की होंगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रेसिप्रोकल जो है ये रिलीजियस टूरिज्म होगा। मगर हम उनसे बढ़कर जो है अब यहाँ पाकिस्तान में हम टूरिज्म तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। ये हालात जो है दोनों मुल्कों के बीच में जो है वो अच्छे होने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो इंडिया को जो एक तकबर है अपनी इकोनॉमी के ऊपर, पैसों के ऊपर और अपनी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, जिसकी वजह से और हकीकत में इंडिया के पास इतनी टेक्नोलॉजी है, अगर ये अपने खित्ते के अंदर अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छे नेक नियत के साथ अगर हालात बनाए तो वो एशियन टाइगर बन सकता है। मैं जब इंडिया में गया था, ठीक है, मैंने उस वक्त भी कोशिश की, नरेंद्र मोदी साहब से भी मैं मिला, सुषमा स्वराज से भी मैं मिला था,
मैंने दोनों को ये कहा कि इंडिया के पास एजुकेशन, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी, आज गूगल हो गया, ट्विटर हो गया, आई पता नहीं कहाँ कहाँ उनके जो है वो हेड बने हुए हैं। तो आप अपने खित्ते के अंदर जब आदमी का घर जो है ना, घर को अगर आप स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, अगर घर के अंदर आप कश्मीर के अंदर अगर आपकी जो पॉलिसी ऐसी होगी जो उसके खिलाफ, क्योंकि बददुआ जो है कभी भी जिंदगी में कामयाब होने नहीं देगी। और कश्मीर इशू हो, पाकिस्तान के साथ जो देरीना मसले हो, पानी का इशू हो, कि बैठ के हल करें। मैंने कोशिश लास्ट टाइम भी की थी, बिल्कुल, मगर वहां पे उस टाइम जो है वो चीजें वो उस तरीके से मटेरियलाइज नहीं हो सकी। और उसमें सिर्फ भारत का नहीं, उसमें पाकिस्तान ने भी इतनी सीरियसनेस नहीं दिखाई। पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट, सिविल हुकूमत ने एस्टेब्लिशमेंट तो दिखाई थी, मगर सिविल हुकूमत नहीं थी उस वक्त। आज भी मेरी कोशिश ये है, आज भी मेरी कोशिश है, और मैं समझता हूँ अगले 3-4 महीने जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अफगानिस्तान के हवाले से अगर ये रूट इंडिया को अफगानिस्तान का अगर चाहिए, और जो अफगानिस्तान की डिमांड भी है, जो मैं समझता हूँ हमें करना भी चाहिए, क्योंकि अगर गंदम, चीनी, अगर हमारे सारे ये फूड आइटम पाकिस्तान से अगर अफगानिस्तान जाएंगे तो हमारे पास इन्फ्लेशन और बढ़ेगी। हमारे लिए भी ये है कि ये हमें रास्ता दें और रास्ते की हम रॉयल्टी लें, ये हमारे लिए भी फायदा है, मगर ये चीजें रेसिप्रोकली होंगी और ऐसे नहीं होंगी। तो इस हवाले से मेरी आज भी ये कोशिश है कि मैं कम से कम दोनों प्राइम मिनिस्टर को बिठाऊं एक टेबल के ऊपर, नेक नियति के साथ हम आगे बढ़े, और मुझे उम्मीद है कि हम 3-4 महीनों में या 6 महीनों में इसके अंदर हम कामयाब हो जाएंगे। वरना इस तरीके से लोगों को दावत देके बुलाया जाएगा और फिर लोगों को जो है वो लोगों के साथ ज्यादती की जाएगी, लोग वापस आएंगे, आखिर ऐसे ही कब तक चलेगा? कम से कम खुदा से भी आदमी को डरना चाहिए, भगवान से भी डरना चाहिए। ये चीजें जो है ना वो लॉन्ग टर्म नहीं चल सकती। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको याद होगा जोधपुर में जब 11 पाकिस्तानी हिंदुओं को बेदर्दी से कत्ल किया गया था, आपको याद होगा, और भारतीय सरकार तब भी खामोश थी। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में तो अक़लियतों को, माइनॉरिटीज को मुकम्मल मजहबी आज़ादी है। पाकिस्तान ने सिखों को करतारपुर राहदारी बनाकर दी। पाकिस्तान में हर संडे, हर इतवार को तमाम चर्च के बाहर पुलिस सिक्योरिटी देती है, और हिंदू पाकिस्तान में अपने तमाम जो त्यौहार हैं आज़ादी के साथ मनाते हैं, जबकि भारत में अक़लियतों के लिए भी जमीन तंग कर दी जाती है। कैसे देखते हैं, क्या है भारत की नफ्सियात कि माइनॉरिटीज को दबाते चले जाएं? क्या चाहते हैं वो? जब 11 लोगों के मर्डर की बात आई, वो फैमिली आज तक मुझसे इंसाफ मांगती है। जब भी किसी भी नेशनलिस्ट, किसी भी कंट्री का, दुनिया का ये एक रूल है, तो उसकी एम्बेसी को एक्सेस दी जाती है। आज तक उन 11 लोगों के जो कातिल हैं और उनके खानदान को एक्सेस नहीं दी गई कि हमारी एम्बेसी जो है वो कम से कम उनके साथ टच में हो। और मुझे याद है डॉक्टर साहब, आपने इस हवाले से आवाज उठाई थी, खुलकर आवाज उठाई थी बहुत ज्यादा। एक यहाँ पे रैली निकाली थी, बिल्कुल ऐसा ही, और आप मेरे प्रोग्राम में भी आए थे शायद। जी बिल्कुल। तो इंडियन एम्बेसी के बाहर भी हम गए थे, हमने काफी इसके ऊपर कोशिश की, मगर मसले का हल नहीं निकला। आज भी देखो पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस फ्रीडम है, वहां पे भी रिलीजियस फ्रीडम है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि अगर कोई वाकया होता है तो यहाँ पे स्टेट, यहाँ की सुप्रीम कोर्ट फौरी रिएक्शन देती है, वहां पे कोई रिएक्शन नहीं आता है। हर जगह पे दुनिया में माइनॉरिटीज के साथ या नॉर्मल बंदे के साथ भी कुछ न कुछ ऐसी चीजें हो जाती है। मगर आपने देखा कि अभी जैसे ये सियालकोट का वाकया हुआ, जितनी मजबत की जाए कम है, मगर आपने स्टेट की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने देखी, जो आज प्राइम मिनिस्टर के जो अल्फाज थे, मैं समझता हूँ वो चीजें होनी चाहिए स्टेट की तरफ से। अगर स्टेट ऐसे अगर रेस्पॉन्स दे तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। मैं पता नहीं क्यों मुझे मेरा सिक्स सेंस कहता है कि अभी दोबारा ये वक्त आ गया है। पुलवामा के टाइम पे जो मैंने कोशिश की थी और वो फिर बीच में ब्रेक लग गया था, अब दोबारा वक्त आ गया है, और मैं समझता हूँ कि हम आगे जो है वो इन चीजों में बेहतर जाएंगे और इन हालात को, मगर ये कैसे होगा? रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट के साथ होगा। हम एक हाथ बढ़ाएंगे, उनको भी एक हाथ बढ़ाना पड़ेगा। उनको कश्मीर के इशू के ऊपर भी बात करनी पड़ेगी, उनको पानी के इशू के ऊपर भी बात करनी पड़ेगी। हम चाहते हैं कि हमारे खित्ते के अंदर अमन हो, मगर उसके लिए
सामने वाले को भी हमें कमजोर नहीं समझे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात तो अंडरस्टूड है कि देखिए ताली दो हाथ से बजती है। अकेला हम वन साइडेड अगर हम ही बात करने के ख्वाहिशमंद रहें और वो आगे से हमें हाथ ना पकड़ाएं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मामला हल हो जाए। मामला तो टेबल टॉक से हल होगा, बैठकर हल होगा, बात की जाए, आर्गुमेंट्स हो, हम भी बात करें, वो भी बात करें, लेकिन वो बात करना नहीं चाहते। और आपको पता है जो बात नहीं करना चाहता इसका मतलब उसके पास आर्गुमेंट्स नहीं है, उसके पास दलीलें नहीं है, या उसको पता है कि वो कमजोर है, वो गलत है। देखिए नहीं, कमजोर तो खैर मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं हमेशा जो है वो बात वो करता हूं जो ग्राउंड लेवल पे। एक तो हमारी आर्मी जो है, नहीं भारत के लोग कमजोर इस तरह हैं। मैं बता दूं डॉक्टर साहब, मैंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, देखिए भारत के लोग कमजोर क्यों नहीं है, कश्मीर के मामले में ये कमजोर है। और अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें, नेहरू साहब क्या क्या कराए थे वहां पे जाके, आज तक क्या हो रहा है कश्मीर में, काबिज है वहां पे, ये कमजोर है कश्मीर के मामले में, कैसे बैठ के बात करेंगे। और एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उसको कहते हैं जी वो हमारा है कश्मीर, मतलब पता है सबको कि मुतनाज़ इलाका है, डिस्प्यूट। जी मैं पता है क्या इस चीज को समझता हूँ फिजा, मैं समझता हूँ जब मालिक अगर किसी के ऊपर नाराज होता है तो उसके ऊपर जो ना उससे गलत काम कराता है, और उनकी बददुआ की वजह से आदमी जो है, इंडिया देखो कोविड, हकीकत में हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं थी। इंडिया की दो बड़ी कंपनी भारत बायोटेक और सीरम, दोनों बड़ी कंपनियां दुनिया के अंदर राज करती हैं वैक्सीन के अंदर, मगर आपने देखा कि कोविड ने जितनी भारत के अंदर तबाही मचाई उतना दुनिया में कहीं नहीं बचाई, दूसरा अमेरिका में मचाई। जो भी लोग खुदा की इन ह्यूमन बीइंग से जुल्म करते हैं, जो आदमी कोई तकलीफ में हो तो उसका आदमी आवाज बनता है मगर उसका आवाज दबाता नहीं है। और इन्होंने जो काम किया उनकी बददुआ की वजह से आपने देखा कि जिस तरीके से भारत ने सफर किया, मैं समझता हूं उससे सीखना चाहिए। मैं तो कहता हूं किसी पड़ोस के अंदर भी अगर कोई ऐसी चीज हो तो उससे आदमी सीखेगा, यार कल मेरे साथ ये हो सकता है। मगर अब सारा दिन वो देखते हैं कि इस किस्म का कोविड हुआ, अभी फिर दोबारा हो रहा है, फिर भी खुदा से नहीं डरते हैं, इस किस्म के जुल्म हो जाते हैं। मालिक जब नाराज होता है ना तो ऐसे कश्मीर जैसे फैसले कराता है। मैं अभी भी कहता हूँ कि भारत एक इकोनॉमिकली बहुत मजबूत मुल्क है, और अगर वो पाकिस्तान से हालात बेहतर करे वो चाइना से आगे जा सकता है, वो सुपर पावर बन सकता है। मगर अगर वो पाकिस्तान से अगर इसी तरीके की सियासत रखेगा तो भारत, पाकिस्तान को जरूर नुकसान है उस चीज का, मगर उससे ज्यादा नुकसान भारत को है। तो भारत को इसके लिए मैंने नरेंद्र मोदी साहब से जब मिला था, सुषमा से मिला था, तब भी मैंने बात की, आज भी मैं बात करता हूँ। अभी पाकिस्तान के साथ अगर भारत, ठीक है डॉक्टर साहब, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट इंडिया की, ठीक है जी, अफगानिस्तान में इंडिया, ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया के लिए। और नाज़रीन मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। जाने से पहले देखिए जुनैद जमशेद की 5वीं बरसी के मौके पर हमारा सेगमेंट मत समझो हमने भुला दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।